चैप्टर 181। क्रिस्टल नहाने के बाद रिलैक्स महसूस कर रही थी कि तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने पूछा, क्या चाहिए? हैरोल्ड मुस्कुराया, तुम कपड़े लाना भूल गई हो। क्रिस्टल ने ओह कहा तो हैरोल्ड ने जोर दिया, इस बार तुम्हारा पसंदीदा शार्क वाला कॉस्ट्यूम ले आया हूँ। क्रिस्टल कुछ कह नहीं पाई। हैरोल्ड ने फिर पूछा, चाहिए? क्रिस्टल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, हाथ बाहर निकाला और कहा, दे दो। हैरोल्ड ने कपड़े उसके हाथ में रखे और क्रिस्टल ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। मार्कस कार के पास टिके हुए थे और सिगरेट जला रहे थे। कले डरते हुए बोला, मार्कस, आप? पहाड़ के नीचे पहुंचकर मार्कस ने अचानक कले से कहा, वापस चलो। कले ने तुरंत कार घुमा दी, लेकिन क्रिस्टल वहां नहीं थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। जब हम आए तो एक गाड़ी नीचे जाती दिखी थी। उसी गाड़ी में मिस एवंस को ले जाया गया होगा। मार्कस मुस्कुराया, धुएं का छल्ला फेंका और बोला, मुझसे क्या लेना देना? कले सन रह गया, तो वापस क्यों आए? यहाँ क्यों सिगरेट पी रहे हो? जवाब उसने सिर्फ अपने दिल में दिया। मार्कस के चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, जो आमतौर पर कभी किसी ने देखे नहीं थे। वो इंडस्ट्री में शांत, विनम्र और मुस्कुराने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें गुस्सा आना तो दूर, ठंडा चेहरा भी बहुत कम देखने को मिलता है। मार्कस ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा कर दिया? कले हड़बड़ा गया, आप मेरे बॉस हैं, मैं कोई राय कैसे दे सकता? मार्कस ने नाक सिकोड़ी, 20 साल पहले मेरी माँ क्रिस्टल के साथ गर्भवती थी। वो पूरी तरह स्वस्थ थी। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया बच्ची है। सब खुश थे, मैं, डैनी, मेरे पिता। सच में सब बहुत खुश थे। सब लोग ऐसी बहन का इंतजार कर रहे थे जो माँ जैसी दिखती। लेकिन जैसे जैसे महीनों बीते, क्रिस्टल ने माँ के शरीर से बहुत पोषण लेना शुरू कर दिया। आमतौर पर बच्चे के बढ़ने से पोषण कम होता है, मगर यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर ने अबॉर्शन की सलाह दी। मार्कस ने ठंडी मुस्कान दी, मगर मेरी माँ तैयार नहीं हुई। अंत में पिता ने डॉक्टर से माँ को बचाने का कहा, लेकिन माँ ने बच्ची को जन्म देने की जिद की। उसे अपनी बेटी को देखने तक का वक्त नहीं मिला और उसकी सांसें खत्म हो गईं। कले चुप था, जवाब नहीं निकल पाया। बेशक क्रिस्टल की कोई गलती नहीं थी, पर उसके जन्म ने उनके पिता की पत्नी, मार्कस की माँ को उनसे छीन लिया। कले ने सोचा, अगर मार्कस की जगह वो होता, तो क्रिस्टल से बिना शिकायत रह पाता? शायद नहीं। एवंस परिवार की बुनियाद मैडम एवंस थी। उनके गुजरते ही उनका घर कहलाना भी छूट गया। मार्कस बोले, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? सिगरेट खत्म कर। मार्कस ने फिर अपनी आंखें सिकोड़ी, आवाज वही मुलायम, चेहरा फिर वैसा ही शांत। चलो, वापस चलते हैं। वो इतना अजीब था कि वापस पहुंचकर जब वहां कोई नहीं मिला, क्रिस्टल जिंदा रही या मर गई, रोई या डरी, मार्कस को कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर 182। क्रिस्टल सो रही थी और बाहर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भारी हलचल चल रही थी। वेयर ने किसी को रिश्वत देकर अपनी सुंदर जोंगसोंग खराब करवाई। पकड़े जाने पर उसने चाकू से हमला करने की भी कोशिश की। उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और यह खबर ट्रेंड में टॉप पर पहुंच गई। इंटरनेट पर बवाल मच गया। शुरुआत में वेयर के फैंस ये सब झूठ और बदनामी मान रहे थे, लेकिन जल्दी ही सबूत और वीडियो भी सामने आ गए। वेयर के फैंस टूट गए, लेकिन वेयर खुद कोई जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि वो अब भी पुलिस स्टेशन में थी और उसे भारी भरकम हर्जाने का सामना करना पड़ रहा था। उसका एजेंट बहुत परेशान था, कुछ बातें कंपनी के लिए भारी मेहनत करके, कुछ वेयर के पक्ष में कहकर, पर कंपनी को सिर्फ वेयर की उपयोगिता दिखती थी। अब सबूत साफ थे। वेयर ने मार्कस और केटी दोनों को नाराज कर दिया था और मार्कस के फैंस ने उसके सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया था। कंपनी को उसमें अब कोई फायदा नहीं दिखा, तो उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की नोटिस सोशल मीडिया पर ही जारी कर दी और साथ ही हर्जाने की मांग कर दी। एजेंट गुस्से में था। वेयर उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। अब उसके जाने से एजेंट खुद संकट में था। वेयर ने रोते हुए पूछा, कंपनी क्या बोले? क्या वे मुझे बचाएंगे अगर हम पब्लिक रिलेशन का सहारा लें? एजेंट ने दांत भींचते हुए कहा, अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। पीआर का कोई फायदा नहीं। कंपनी ने तुम्हें छोड़ दिया है। वेयर चौंक गई, नामुमकिन। भले ही वो पॉपुलर सेलिब्रिटी थी, कंपनी उसे इतनी आसानी से छोड़ सकती है? एजेंट बोला, तुमने मार्कस को नाराज किया है, अब इंडस्ट्री में रह पाओगी? उसकी एवंस फैमिली के बेटे होने की बात अलग है। उनका खुद का असर इतना है कि तुम्हें खत्म करना उनके लिए चींटी मारने जितना आसान है। एजेंट ने लंबी सांस ली। वेयर, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब यही सही है, गुनाह कबूल करो, इंडस्ट्री छोड़ दो,
और भविष्य में मुझसे संपर्क न रखना। सिस्टर, वेयर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा उम्मीद वाली आर्टिस्ट हूँ। मुझे बचा लो। करो। मैं नहीं बचा सकती, एजेंट ने तेज आवाज में कहा। गलती करने से पहले सोचा होता तो ये हालत न होती। तुमने अपनी बर्बादी खुद की। मुझे इसमें मत घसीटो। ये कहते हुए वो अपना बैग लेकर चली गई। वेयर जमीन पर गिरकर मायूस हो गई। सब खत्म हो गया। वेयर रो पड़ी। रो क्यों रही हो? रात बहुत हो चुकी है। बाहर से डांटने की आवाज आई। क्या चाहती हो? और कुछ दिन डिटेन में रहो? कुछ सोचकर वेयर अचानक दरवाजे की सलाखें पकड़कर बोली, मैं गुनाह कबूल करती हूँ। मैं हर्जाना भी दूंगी। उसकी आंखों में नफरत थी। अगर मुझे बाहर निकालो तो मैं सारी भरपाई कर दूंगी। पुलिस वाले हैरान हो गए। अभी अभी इनकार कर रही थी, अब गुनाह कबूल कर रही हो? वेयर ने मुट्ठी कस ली। नाखूनों की चुभन से हाथ से खून निकल आया, पर दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बस लाइट को घूरती रही और बुदबुदाई, सब खत्म हो गया। लेकिन ये मत सोचो कि तुम सब आराम से जी सकोगे। तुम सब मेरी बर्बादी में साथ जाओगे। चैप्टर 183। मिस बोल्टन, एक युवा महिला गंभीर चेहरा लेकर कमरे में आई। क्या आपने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग खबर देखी? क्रिस्टी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। उसने पूछा, कौन सी खबर? डराओ मत, महिला बोली। कल फैशन शो था, लेकिन आखिरी वक्त पर हादसा हो गया। किसी ने आपकी कढ़ाई की चोंगसोम खराब कर दी। क्रिस्टी ने भौहें तान ली। तो शो बर्बाद हो गया? महिला बोली, यही बात सबसे चौंकाने वाली है। न सिर्फ शो बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि पूरी ऑडियंस तालियां बजा रही थी। वो चोंगसोम सही कर दी गई। क्या? क्रिस्टी एकदम उठ खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? मेरी कढ़ाई की तकनीक कोई ठीक नहीं कर सकता। महिला ने उसे टैबलेट दिया। देखिए, जो कढ़ाई से इसे रिस्टोर किया गया, वही आपकी तकनीक लगती है। क्रिस्टी ने तस्वीर देखी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कैसे? कोई कैसे? लाल रेशमी फीता और पल्लव फूल बिल्कुल उसी शैली से बने थे, लेकिन क्रिस्टी को एक नज़र में दिखा कि रिबन की कढ़ाई उससे भी बेहतर थी। उसे याद आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो मर चुका मान चुकी थी, उसका गुरु। क्रिस्टी ने खुद को शांत किया। पता चला किसने सही किया? महिला बोली, शायद वो मिस्टर रेन्स की नई गर्लफ्रेंड हैं। क्रिस्टी ने सुना कि वो कोई युवा महिला है, तो उसने राहत की सांस ली। हाँ, वो इंसान नहीं हो सकता। वो इंसान तो बहुत पहले मानसिक अस्पताल भेजी जा चुकी है और पागल हो चुकी है। अब वो सुई धागा कैसे चला सकती है? बोल्टन क्लैन की कढ़ाई, वो भी अब उसकी खुद की एक्यूपंक्चर तकनीक बन चुकी है। क्रिस्टी धीरे से बैठ गई। पहली फ्लाइट की बुकिंग करो, मुझे वापस जाना है। मुझे उस इंसान से मिलना है। महिला ने सिर हिलाया। ठीक है, मिस बोल्टन, मैं सारी व्यवस्था अभी करती हूँ। क्रिस्टी ने अनजाने में टेबल पर रखी एक कढ़ाई को देखा। 1000 काप की कढ़ाई, हर मछली की अलग अलग मुद्राएं और पैटर्न, चमकती हुई पट्टी, कमल के पत्ते बिना किसी फंदे या ओस के। पहली नज़र में ही यह अद्भुत लगती थी। इस कला का जन्मदाता वो खुद नहीं थी, बल्कि कोई और। क्रिस्टल को सोकर उठने के बाद सर्दी लग गई थी। वो खुद को फर कोट में लपेटकर कुर्सी से टिक गई। हैरल्ड रसोई से पानी लेकर आया। उसने क्रिस्टल के माथे को छुआ। तुम्हें हल्का बुखार है, क्रिस्टल बोली। मैं मार्कस से इलाज के पैसे लेना चाहती हूँ। हैरल्ड ने उसका फ़ोन सामने रखा। लूक ने तुम्हारा फ़ोन खुद लौटाया। क्रिस्टल ने सुस्त आवाज़ में कहा, इलाज के पैसे मांगोगे? सर्दी की दवा कितनी महंगी है, $10 तो लेने ही हैं। तुम किसी काम की नहीं। हैरल्ड ने दाना से दवा लाने कहा। चिंता मत करो, मैं बदला लूंगा। क्रिस्टल हैरल्ड से सटकर फुसफुसाई, मुझे दवा नहीं खानी। हैरल्ड ने अनदेखा करते हुए कहा, अगर दवा नहीं खाओगी तो अस्पताल में इंजेक्शन लगवाएंगे। ठीक है, दवा खा लेती हूँ। दवा खाने से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हैरल्ड ने खिचड़ी दी। पहले नाश्ता कर लो, वरना। चैप्टर 184। क्रिस्टल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुश्किल से आधा कटोरी खिचड़ी खाई और फिर दवा ले ली। उसके गाल पहले ही लाल हो गए थे। हैरल्ड ने आदेश दिया, अगर बुखार 2 घंटे में नहीं उतरा तो फैमिली डॉक्टर को बुला लेना। दाना ने सिर हिलाया। जी, मास्टर वाइट। हैरल्ड उठे तो क्रिस्टल ने उनका शर्ट पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? हैरल्ड हल्के से झुककर बोले, पैसे कमाने, ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। क्रिस्टल की आवाज़ दुखी थी। मेरा तो बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं हर खाने में बस एक कटोरी चावल ही खाती हूँ। आज पैसे कमाने मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो। ऐसा लगा मानो वो पूरे होश में नहीं थी। हैरल्ड मुस्कुराए। सिर्फ एक कटोरी? क्रिस्टल ने कहा, ठीक है, थोड़ा और खा सकती हूँ। अब मैं हर बार 2 कटोरी चावल खा सकती हूँ।
हैरल्ड ने उसके बालों पर हाथ फेरा। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, क्या तुम्हें कंपनी ले चलूं? क्रिस्टल ने जवाब दिया, ठीक है। हैरल्ड ने उसे उठाया और क्रिस्टल ने बिल्ली की तरह उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। वो बोली, मैं भले ही ज़्यादा खा सकती हूँ, लेकिन पालना आसान है। वो बार बार साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, मानो हैरल्ड उसे खाना खाने के कारण छोड़ देगा। पता है, हैरल्ड ने कहा, अब अच्छे से सो जाओ। क्रिस्टल बोली, तो चलो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। उसने हाथ बढ़ाया, वादा करो कि कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। हैरल्ड ने अपने बुजुर्गपन पर तंज करते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसा दी। इतना वादा काफ़ी है? ठीक है। क्रिस्टल अब आखिरकार निश्चिंत थी, तो चलो पैसे कमाएं। हैरल्ड ने सिर हिलाया, पैसे कमाने की ज़रूरत सिर्फ मुझे है, तुम परेशान मत हो। लूक ने हैरल्ड को क्रिस्टल को गोद में उठाते देखा तो पूछा, मिसेस वाइट को क्या हुआ? हैरल्ड ने हल्के स्वर में कहा, उसे सर्दी और बुखार है। क्रिस्टल को पीछे सीट पर बिठाकर हैरल्ड ने कहा, मार्कस का एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आया था न? लूक ने याद किया, हाँ, हमारी कंपनी ने $7 मिलियन मांगे हैं। हैरल्ड ने क्रिस्टल को कंबल में ढक दिया, मार्कस वाला एडवर्टाइजमेंट साइन मत करना। लूक चौंका, फिर बोला, ठीक है। वहीं किम्बली अपनी माँ बॉनी से कहती है, सिरिल और क्लिंट कई दिन से पहरेदारी कर रहे हैं। उनका वजन कम हो गया है, छोड़ दो ना। बॉनी ने चाय का घूंट लिया और तिरस्कार से बोली, तुम फ्लावर लैंड जाकर क्रिस्टल को वापस ले आओ। किम्बली चुप हो गई, क्योंकि वो क्रिस्टल को लूक से छीनने की हिम्मत नहीं रखती थी। फिर किम्बली ने पूछा, मॉम, आखिर लूक क्रिस्टल की इतनी फिक्र क्यों करता है? कहीं दोनों। बॉनी शांत रही, रिश्ता चाहे जैसा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किम्बली हैरान रह गई, क्यों? बॉनी बोली, हैरल्ड की 2 दिन में दफन क्रिया होगी। उस दिन मैं क्रिस्टल को खुद फ्लावर लैंड से घर बुलाऊंगी। किम्बली के मन में नफरत भर गई। ओल्ड मैडम के अनुसार हैरल्ड के दफन तक सिरिल और क्लिंट को पहरेदारी करनी है, लेकिन असल में ये काम क्रिस्टल को करना चाहिए था। चैप्टर 185। किम्बली जैसे मॉर्निंग हॉल पहुंची, सिरिल तुरंत बोल पड़ा, कब तक यहाँ घुटने टिकाकर बैठना है? मुझे अब बहुत हो गया। सिरिल, किम्बली ने जल्दी कहा, अगर मेहमानों ने ये बातें सुन ली तो? सिरिल ने तिरस्कार में कहा, उन्होंने सुन लिया है। वैसे भी वाइट परिवार या तो मेरा ही होगा। मैं यहाँ हैरल्ड के ताबूत के पास पहरेदारी कर रहा हूँ, सोचकर भी घिन आती है। किम्बली ने बेटे का सिर सहलाया, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। सह लो, तुम्हारे पापा को इज्जत प्यारी है, पता चला तो गुस्सा हो जाएंगे। सिरिल बड़बड़ाया, इतने दिन हो गए, पापा ने अब तक कंपनी क्यों नहीं ली? अगर मैं होता तो? क्लिंट, जो पास ही बैठा था, अचानक हंस पड़ा। सिरिल उसकी तरफ पलटा, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, क्लिंट ने सीधा बैठते हुए ठंडी आवाज में कहा, बस मुझे कुछ पुराना याद आ गया। सिरिल बोला, चिढ़ा रहे हो? क्लिंट, मुझे बहुत समय से तुमसे परेशानी है। तुम मेरे छोटे भाई हो या हैरल्ड के? किम्बली ने नाराज होकर कहा, क्लिंट, अपने भाई से माफी मांगो। क्लिंट माँ की पक्षपाती बातों का अभ्यस्त था, माफी मांगकर चुप हो गया। सिरिल फिर भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। किम्बली से बोला, देखो, तुम्हारा बेटा हमेशा दूसरे का साथ देता है, जो नहीं जानते वे सोचें हैरल्ड का भाई है। किम्बली ने क्लिंट को घूरा, तुम्हारा भाई इसमें दोषी नहीं है। तुम हर समय बाहरी लोगों के पक्ष में रहते हो। क्लिंट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। किम्बली और भी चिढ़ गई, कैसे मेरा बेटा हुआ ये? न मुझ पर, न तुम्हारे पिता पर गया। अगर 9 महीने गर्भ नहीं रहता तो मैं सोचती शायद अपना बच्चा नहीं है। ठीक है, सिरिल। किम्बली ने सिरिल को खड़ा किया, कोई और नहीं है, चलो बैठो, मैंने मिठाई बनाई है, पी लो। सिरिल बोला, मुझे मीठा पसंद नहीं। किम्बली बोली, क्या खाना है? किचन वालों से बनवा दूंगी। दोनों दूर चले गए और क्लिंट अकेला बिना भाव के मॉर्निंग हॉल में घुटनों के बल बैठा रहा। हैरल्ड ने क्रिस्टल को सोफे पर रखा ताकि वो कोकोम की तरह लिपटी रहे। हैरल्ड ने उसके माथे को फिर छुआ, बुखार थोड़ा कम हुआ था। लूक ने दरवाज़ा खटखटाया, मास्टर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हैरल्ड चलने लगे तो क्रिस्टल ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी नम गाल हैरल्ड के हाथ पर थे और आवाज़ बिल्कुल बिल्ली जैसी मुलायम, कहाँ जा रहे हो? हैरल्ड ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ लूक से कहा, एक तकिया ढूंढो। लूक समझा नहीं, फिर सेक्रेटरी से एक बड़ा सा बनाना पिलो लेकर लौट आया। हैरल्ड ने तकिया क्रिस्टल को पकड़ा दिया। बीमार क्रिस्टल को बेवकूफ़ बनाना आसान था, वो अकेले को पकड़कर आराम से सो गई। हैरल्ड ने उठते हुए कहा, चलो। लूक हंस पड़ा,
मिसेस वाइट बहुत प्यारी हैं। हैरल्ड ने ठंडी नज़र से देखा। प्यारी? लूक हिचकिचाते हुए बोला। हाँ। हैरल्ड ने मुंह बिचकाते हुए बोला, जितनी भी प्यारी है वो मेरी है। लूक सन रह गया। चैप्टर 186। जब क्रिस्टल उठी तब 1:10 हो चुके थे। सेक्रेटरी ऑफिस में सब पर नजर रख रही थी। जैसे ही क्रिस्टल जागी वो जल्दी आई और पूछा, मिस एवंस, आप कैसी हैं? कोई असुविधा तो नहीं हो रही? क्रिस्टल ने चक्कर आना महसूस किया और माथे को छुआ। शायद अब बुखार नहीं है। सेक्रेटरी बोली, ये दवा का असर होगा। अभी भी असहज महसूस कर रही हो? क्रिस्टल ने एक पल सोचा। मैं भूखी हूँ। सेक्रेटरी ने झट से कहा, मैं अभी खाना मंगाती हूँ, क्या खाना चाहती हो? क्रिस्टल इधर उधर देख रही थी लेकिन हैरल्ड नहीं दिखे। उसने पूछा, मास्टर वाइट ने खाना खाया? सेक्रेटरी बोली, नहीं, मास्टर वाइट बहुत व्यस्त हैं, अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। हम आमतौर पर इस समय उन्हें परेशान नहीं करते। दुकानदार होंगे। कंपनी में हर कोई जानता था कि हैरल्ड कितना डरावना है। क्रिस्टल ने फ़ोन देखा। 1:10 हो चुके थे। मुझे 2 सेट हल्का खाना मंगाओ, क्रिस्टल ने कहा। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा, मास्टर वाइट शायद 3 या 4 बजे तक मीटिंग पूरी नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे क्रिस्टल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हैरल्ड का खाना मंगाना सही नहीं होगा। क्रिस्टल ने पलकें झपकाई। शायद आप समझ नहीं पाई। मुझे सब खाना है, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ठीक है। क्रिस्टल ने तेजी से वाइट ग्रुप के कैंटीन में खाना खत्म कर दिया। वाइट ग्रुप बड़ी कंपनी थी जहां प्रोफेशनल शेफ थे। कैंटीन का खाना होटल के खाने जितना अच्छा था। सुबह क्रिस्टल ने बीमारी के कारण आधा कटोरा खिचड़ी खाई थी, लेकिन अब भूख लौट आई थी तो उसने धीरे धीरे 2 कटोरे चावल खा लिए। पेट भरने पर वो सोफे पर झुक गई और क्रिस्टी की पर्सनल जानकारी खोजने लगी। क्रिस्टी की तारीफें बहुत थीं। वो प्रसिद्ध मास्टर और इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की वारिस थी। उसकी कढ़ाई को विदेशों में बहुत सराहा गया था, खासकर 1000 काप की। ये सचित्र और मनमोहक थी। पहले क्रिस्टल को क्रिस्टी के प्लम ब्लोसम थोड़े कठोर लगे थे, पर 1000 काप की कढ़ाई देखकर महसूस हुआ कि क्रिस्टी इस तारीफ की हकदार थी। क्रिस्टल सोच में डूब गई। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो मुड़ी और लैरी अंदर आता दिखाई दिया। क्रिस्टल, लैरी ने खांसते हुए कहा, मैंने सुना लूक ने कहा मार्कस ने तुम्हें पहाड़ पर छोड़ दिया। यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें उसे दे दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं ठीक हूँ, क्रिस्टल ने कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। लैरी ने बैठकर कहा, मैंने सोचा नहीं था मार्कस ऐसा करेगा। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन वो भरोसेमंद है। कौन जानता था? क्रिस्टल ने सिर झुका लिया। शायद वो मुझसे सिर्फ ऐसा ही व्यवहार करता है। लैरी को क्रिस्टल का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर और अफसोस हुआ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा आदमी तुम्हारा बदला ले चुका है? क्रिस्टल चकित हुई। क्या? तुम नहीं जानती? लैरी ने कहा, मार्कस ने असल में वाइट ग्रुप के साथ एंडोर्समेंट डील की थी, पर आज सुबह तुम्हारे आदमी ने आदेश दिया कि यह साइन न किया जाए, इसलिए हमने ENDORS बदल दिया। इससे मार्कस को बड़ा नुकसान हुआ। $7 मिलियन का समझौता हाथ से गया। क्रिस्टल की आंखें बड़ी हो गई। $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फीस? क्या हुआ? क्रिस्टल ने दुखी आवाज में कहा, मार्कस तो बहुत अमीर हैं। लैरी समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। वो मशहूर है, इसलिए कीमत ज्यादा नहीं है। चैप्टर 187। क्रिस्टल ने हैरल्ड को सुबह कहा था कि वो मार्कस से इलाज के खर्च के मुआवजे के लिए मिलेगी। उसने $7 मांगे थे, लेकिन बाद में हैरल्ड ने मार्कस को $7 मिलियन का नुकसान कराया। लैरी ने अचानक कहा, वो तुम्हें पसंद करता है। मैं हैरल्ड को 20 साल से जानता हूँ। पहली बार देख रहा हूँ कि वो किसी को इतना लाड प्यार करता है। क्रिस्टल बोली, आपकी बातें मुझे सही नहीं लगती। आपको मास्टर वाइट पसंद नहीं, है ना? लैरी का चेहरा बताना मुश्किल था। लूक ने मुझे बताया कि हैरल्ड तुम्हें ड्रामा देखने नहीं देगा। मुझे लगा वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब लगता है कि तुम्हें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। मैं अपनी जान नहीं खोना चाहता। मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों पसंद करूंगा? क्रिस्टल ने एक पल सोचा। कभी कभी मास्टर वाइट सच में बुरा होता है। लैरी ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ न होता तो कल रात का शो बर्बाद हो जाता। उनकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता है। वे चाहते हैं कि तुम ऐसे नए प्रोडक्ट चुनो जो अभी रिलीज नहीं हुए। अगर ये बात किसी दूसरी लड़की को पता चलती तो वो बहुत खुश होती। अभी तक जो नए प्रोडक्ट आए हैं वे सब तुरंत बिक जाते हैं। लेकिन क्रिस्टल को इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने झिझकते हुए कहा,
मैं अभी किसी के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती। लैरी बोला, मैं तुम्हारे लिए मना कर दूंगा। वैसे क्या तुम क्रिस्टी को जानती हो? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हाँ, जानती हूँ। लैरी ने कहा, वो तुम्हें देखना चाहती है। मेरी दादी को उसकी कढ़ाई का काम पसंद है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि तुमने चोंगसोम की मरम्मत की है, इसलिए वो तुमसे कढ़ाई के बारे में बात करना चाहती है। क्रिस्टल ने सोचा और बोली, ठीक है। लैरी ने उसका बिजनेस कार्ड दिया और कहा, वास्तव में मुझे क्रिस्टी ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कढ़ाई अच्छी करती है, लेकिन सहनशक्ति कम है। अगर तुम उससे मिलो तो अकेले मत जाया करना। क्रिस्टल ने ओह कहा। लैरी ने कहा, मैं चलता हूँ। उसने समय देखा और कहा, मुझे कंपनी में मीटिंग करनी है। क्रिस्टल आश्चर्यचकित हुई। क्या तुम्हें मीटिंग में जाना भी जरूरी है? लैरी बोला, नहीं तो मेरी कमाई कहाँ से आएगी? क्रिस्टल बोली, मैंने हमेशा तुम्हें अमीर लड़का समझा था। लैरी ने रोते रोते कहा, तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हो? इसके बाद लैरी चला गया और क्रिस्टल रह गई। चैप्टर 188। क्रिस्टल ने क्रिस्टी के साथ डिनर के लिए अपॉइंटमेंट लिया। लैरी की चेतावनी के कारण क्रिस्टल अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हैरल्ड भी व्यस्त था, इसलिए उसने एंथनी को फ़ोन किया। जब एंथनी ने कॉल उठाया तो वो अपने मिलिट्री अकादमी के क्लासमेट्स के साथ मिलने वाला था। वो सड़क किनारे खड़ा होकर बोला, तुम्हारे साथ डिनर करना है? हाँ, क्रिस्टल ने कहा, क्या तुम फ्री हो? उसकी मीठी और नाजुक आवाज़ सुनकर उसके पास वाले बुजुर्ग मजाक करने लगे। मास्टर हैंडरसन, लड़की तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती है। उसकी आवाज़ से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। एंटनी, जल्दी से हाँ कहो। हम सब आदमी हैं, हम छोटी लड़की जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हाँ, जल्दी हाँ कहो। धत तेरे सारे, एंटनी ने डांटा, यह मेरी बहन है। अरे, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले मजाक करने वाला गंजा आदमी बोला, मैं तुम्हारी बहन को देख चुका हूँ। उसकी आवाज़ ऐसी नहीं होती। एंटनी ने कैजुअली कहा, वो तो गांव से आई थी। ओह, वही है। वे फैबी के बिजनेसमैन की तरह अनुभवी नहीं थे, इसलिए उनका क्रिस्टल की पहचान पर शक नहीं था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी बहन डिनर के लिए कहती है तो हाँ कहो। हम उसकी तरह महत्वपूर्ण नहीं हैं। मेरा भी भाई होना था, लेकिन मेरे माँ ने एक बेहुदे भाई को जन्म दिया जो मुझे हर बार गुस्सा दिलाता है। एंटनी थोड़ा हिचकिचाया। वो क्रिस्टल के बहुत करीब नहीं होना चाहता था। अगर डोरा पता चल जाता तो वो बहुत दुखी होती। क्रिस्टल ने उनकी बातचीत ठीक से नहीं सुनी क्योंकि माहौल बहुत शोर वाला था। उसने फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो? गंजा आदमी ने एंटनी से फ़ोन छीनकर कशेंग की में पूछा, हेलो, मैं एंटनी का बड़ा भाई हूँ। तुम डिनर कहाँ करोगे? क्या और लोगों का आना ठीक रहेगा? क्रिस्टल ने थोड़ी देर रुकी और फिर कहा, मुझे अभी पता नहीं। आदमी ने उसकी नर्म आवाज़ सुनी और उसे धीरे बोलकर कहा, हम भी डिनर करने वाले हैं। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। क्रिस्टल ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद उसे असभ्य लगाकर उसने जोड़ा, धन्यवाद भाई। गंजा आदमी चौंक गया। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया और उसने उत्साहित होकर लोगों की ओर देखा। क्या बात है? उसने मुझे भाई कहा। थक गए, ये छोटी बहन होने का एहसास है। मुझे भी कोई बेटी चाहिए जो मुझे भाई कहे। मैं क्यों अभी फ़ोन का जवाब नहीं दिया? हे बाल्डी, क्या तुम्हें वो मिलना चाहिए? क्या तुम्हें उस छोटी लड़की से भाई कहे जाने का हक है? गंजा आदमी हंसते हुए एंटनी के कंधे पर थपथपाया। हाय एंटनी, तुम्हारी खुशी का अनुभव कर लिया। क्या मैं उसे अपनी गायन बहन बना लूं? एंटनी ने ताना मारते हुए उसे धकेला, तुम उसे अपनी माँ बना लो। धत, क्रिस्टल इतनी बदमाश थी, उसने उसे कभी भाई नहीं कहा। एंटनी बहुत नाराज था, लेकिन अपना गुस्सा दिखा नहीं सका। वो तंज कसते हुए बोला, तुम देखो, मैं उसका भाई हूँ और तुम मेरे दोस्त हो। उसने सिर्फ मेरे लिए तुम्हें भाई कहा। क्यों इतना घमंड करते हो? हाँ, मैं सच में गर्व करता हूँ। गंजे आदमी ने सिर पर हाथ रखा और बोला, चलो जल्दी चलो, मेरी बहन का इंतजार न कराओ। एंटनी का चेहरा ठंडा था। वो किसकी बहन है? गंजे आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारी। ठीक है ना? एंटनी ने नाक से कोड़ी, अच्छा है कि तुम जानते हो। चैप्टर 189। क्रिस्टी ने खासतौर पर आज खुद को सजाया था और वो एक हाई कट चेउंगसम में थी। उसका मेकअप भी बेहद खूबसूरत था। उसकी शिष्या अलेटा आए और मुस्कुराते हुए बोली, मिस बोल्टन, वो बस एक बदमाश लड़की है, आपको इतना गंभीर क्यों होना पड़ता है? पर क्रिस्टी ने कहा, मैंने उसकी चेउंगसम देखी है। यह वाकई बोल्टन क्लैन की कड़ाई का तरीका है। ये लड़की साधारण नहीं है। अलेटा 3-4 साल से क्रिस्टी के साथ थी।
वो खुद को क्रिस्टी की शिष्या कहती थी, लेकिन क्रिस्टी ने उसे बोल्टन क्लैन की कढ़ाई की तकनीक नहीं सिखाई थी, इसलिए अलेटा को इसके रहस्य समझ में नहीं आते थे। क्रिस्टी की बात सुनकर उसने बहादुरी से पूछा, क्या आप उसे शिष्या के तौर पर स्वीकार करेगी? क्रिस्टी ने ताना मारा, शिष्या के तौर पर स्वीकार करे? वो अब पा चुकी थी कि क्रिस्टल का उस व्यक्ति से संबंध था। जब तक वो उसकी स्थिति को खतरा पहुंचा सकती है, वो कभी क्रिस्टल को जीवित नहीं रहने देगी। क्या सभी बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था हो गई है? क्रिस्टी ने पूछा। अलेटा ने कहा, हाँ, हो गई है। क्रिस्टी ने कहा, चलो चलते हैं। अलेटा चुप हो गई और बोली, क्या उसे तुम्हारी असली पहचान पता है? उसने मिलने की जगह फूड स्टॉल क्यों चुनी? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टी ने खिड़की के बाहर लगी ऊंची इमारतों को देखा। कहाँ भी मिले, आज रात क्रिस्टल भाग नहीं पाएगी। जब क्रिस्टी और अलेटा फूड स्टॉल पहुंचे, तब 7 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। अलेटा ने एक नज़र में क्रिस्टल को देखा क्योंकि वो दरवाजे पर अकेली खड़ी थी। प्रतीत हो रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। मिस एवंस, अलेटा ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं मास्टर बोल्टन की छात्रा हूँ। मेरा नाम अलेटा सटन है। नमस्ते। क्रिस्टल ने क्रिस्टी को देखा और कहा, मिलकर खुशी हुई, मास्टर बोल्टन। क्रिस्टी ने नम्र मुस्कान दी और कहा, तुम वास्तव में काबिल हो। कढ़ाई की तकनीक देखकर मुझे लगा यह मास्टर करना दशकों की मेहनत मांगता होगा। लेकिन तुम बहुत युवा हो। क्रिस्टल ने कहा, आप तारीफ कर रही हैं तो? क्रिस्टी ने अपने हाथ में दवा को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। रुको रुको रुको, क्रिस्टल ने कहा, मेरा भाई भी आ रहा है। क्रिस्टी रुक गई। तुम्हारा भाई? उसने पहले क्रिस्टल के ड्रिंक में नशीली दवा देने की योजना बनाई थी और बॉडीगार्ड से उसे ले जाने के लिए कहा था। पर अब वहाँ एक अनपेक्षित व्यक्ति था। वो आ गया है। क्रिस्टल की आंखें चमकीं। वो उठी और हाथ हिलाया, मैं यहाँ हूँ। क्रिस्टी ने देखा, एक कसा हुआ समूह शराब के गिलासों के साथ आ रहा था। वे सभी मांसपेशियों से भरे दिख रहे थे। उनके पीछे एक पतला लड़का था, स्कूल बैग और चश्मे के साथ। उसकी उदासीनता बिल्कुल क्रिस्टल जैसी थी। क्रिस्टी ने उसे तिरस्कार से देखा। एक दुबला पतला और कमजोर आदमी जैसा कि वह था। उसे गिराना आसान था और इससे उसके प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्रिस्टल ने क्रिस्टी की ओर देखा और कहा, मास्टर बोल्टन, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर और लोग भी हमारे साथ खाए? क्रिस्टी मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं। अपने भाई को भी ले आओ। क्रिस्टल ने सिर हिलाया और फिर क्रिस्टी ने देखा कि बड़े आदमी समूह दरवाजे पर रुके। उन्होंने गंजे आदमी को सामने कर दिया, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अभी उसे अपनी बहन कहा था? अब शर्म आ रही है? क्रिस्टी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सड़क पार चलते हुए उस पतले लड़के को देखा। उसने गहरी सांस ली, क्रिस्टल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा भाई कौन है? क्रिस्टल ने उन लोगों को देखा जो बहन कहने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो थोड़ी देर हिचकी और बोली, वे सब मेरे भाई हैं। क्रिस्टी शब्दहीन रह गई। क्रिस्टी ने लगभग खून उगल दिया। चैप्टर 190। क्रिस्टी ने आश्चर्य से क्रिस्टल को देखा। सब? क्रिस्टल ने कहना चाहा कि उसका एक ही असली भाई है, लेकिन गंजा आदमी उठकर बोला, क्या कोई दिक्कत है? क्रिस्टी चुप हो गई। गंजे आदमी ने सिर खुजलाते हुए क्रिस्टल से कहा, हम जल्दी में थे, इसलिए तुम्हारे लिए तोहफा नहीं लाए। नाराज मत होना, अगली बार पूरा करेंगे। क्रिस्टल ने सिर हिलाया, ठीक है। एंटनी ने याद किया कि उसने क्रिस्टल को कोई तोहफा नहीं दिया था। वो चुप था। उसने गंजे आदमी को लात मारी, तुम बहुत बातें करते हो। गंजे आदमी ने कहा, क्या तुम्हें पता, तुम्हारे 2 बहनें हैं, इसलिए मेरी भावनाएं तुम समझ नहीं सकते। वो मुस्कुराया और क्रिस्टल से कहा, मेरा नाम फ्रॉइड डफी है, मुझे फ्रॉइड कहो। क्रिस्टल बहुत आज्ञाकारी थी। फ्रॉइड, आपसे मिलकर खुशी हुई। गंजा आदमी उसकी मीठी आवाज से लगभग पिघल गया। वो हाथ मलते हुए बोला, हाय, मिलकर खुशी हुई। कोई गंजे आदमी को धकेलता हुआ क्रिस्टल के पास आया। नमस्ते, मेरा नाम मेसन सिमंस है। मिलकर खुशी हुई मेसन, क्रिस्टल ने कहा। मेसन के कान लाल हो गए। मेरे पास कोई तोहफा नहीं है। उसने अपने हाथ से एक कंगन निकाला और कहा, मेरी माँ मुझे यह मंदिर से लाकर दिया है। उसने कहा कि यह मुझे सुरक्षित रखेगा। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। जरूरत नहीं, क्रिस्टल ने जल्दी कहा, ये बहुत कीमती है। कोई बात नहीं, मेसन ने कहा, ये खास नहीं है, तुम इसे पहन सकती हो। बिना और कुछ कहे उसने क्रिस्टल की कलाई पकड़ ली। बाकी लोग बहुत गुस्से में थे। धत तेरे मेसन, बड़ा उदार दिख रहा है ना, तुम ही तो एकलौता हो जिसने तोहफा दिया है।
सोचो कि तुम्हें उससे कैसे सामना करना चाहिए। मेसन मुस्कुराया, तो फिर जाओ, तुम कमीने। क्रिस्टी निराश होकर देख रही थी कि उसके क्रिस्टल के लिए बनाए जाल में अब एक मंडली शामिल हो गई है। वो बहुत गुस्से में थी, पर शांति से बोली, मिस एवंस, क्या हम अंदर जा सकते हैं? ठीक है। क्रिस्टल ने जल्दी से सिर घुमाया और कहा, डरो मत, मास्टर बोल्टन। मैंने आपके लिए एक बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया है, वहाँ सभी के लिए जगह होगी। क्रिस्टी चुप रह गई। प्राइवेट रूम का आकार समस्या नहीं थी। क्रिस्टी को लगा कि क्रिस्टल के भाई उसके बॉडीगार्ड से आसानी से निपट सकते हैं। उनकी आज रात की योजना नाकाम होने वाली थी। क्रिस्टी कड़क गई और क्रिस्टल के साथ प्राइवेट रूम में चली गई। जो लोग डिनर पर आए थे, उन्होंने शराब टेबल पर रखी। जैसे ही खाना और शराब आई, तो अस की मंडली एक बार फिर से इकट्ठा हो गई। क्रिस्टी चुप रह गई। फ्रॉयड उठकर क्रिस्टल को शराब का गिलास देने वाला था। एंटनी ने उसे तंज भरी नज़र से देखा। वो अभी छोटी है, तुम्हें उसे शराब क्यों देनी? फ्रॉयड ने माथा पकड़ा, भूल गया। 8 साल की उम्र में मैंने अपने पिता की शराब चुराई थी। पीने की आदत बुरी है, मेरी नकल मत करना। मेसन ने पहले ही क्रिस्टल के लिए दूध का गिलास रखा था। एंटनी के पीछे पीछे उसने फ्रॉयड को डांटा, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, उसे गुमराह मत करो। फ्रॉयड ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम ऐसी बात क्यों करते हो जैसे बड़े इंसान हो? मैंने धूम्रपान तुमसे सीखा है। मेसन गंभीर चेहरे के साथ बोला, मुझ पर बदनाम मत करो। धूम्रपान सीखना तुम्हारे लिए था, मुझ पर नहीं। मैं इस समूह में सबसे सज्जन हूँ। क्रिस्टल को यह सही लगा। अंततः मेसन को देखकर वो नर्म और सभ्य दिखता था। स्पष्ट था कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। जब उन्होंने हंसते हुए एक दूसरे की आलोचना करते देखा, तो क्रिस्टी को रोक नहीं पाया। मिस एवंस, मैं तुमसे कड़ाई के बारे में बातचीत करने आया हूँ। क्रिस्टल ने पलकें झपकाईं, मैं बहुत इंतजार कर रही थी। तुम कुछ नहीं कह रहे थे, इसलिए लगा कि यह मुद्दा चारों ओर नहीं आएगा। क्रिस्टी चुप रह गई। उसे तो मौका भी नहीं मिला इसे शुरू करने का। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।